क्लास 9 से ही आईआईटी था कि मुझे आईआईटी ही करना है। जो पहला एग्ज़ाम हुआ मेरा, मैं आपको बताऊँ, मेरे टोटल मार्क्स आए थे 3। घर में सब लोगों को उम्मीद था कि बच्चा टैलेंटेड है, निकाल लेगा, बट नहीं हो पाया। अब मैं छोटा बच्चा गाँव का, मुझे तो पता ही नहीं था इस बारे में। मैं काफ़ी डर गया कि मैं इससे कैसे उभरूँगा। मैंने सोच लिया कि मैं 1 साल तक हिलूँगा नहीं, कोचिंग जाना है, कोचिंग से आना है और बाकी टाइम मैं, मेरा टेबल, मेरा चेयर और मेरी बुक्स। फिर उसके बाद आता है हमारे लाइफ में एक बहुत ही बड़ा सदमा कह सकते हैं आप, या बहुत ही बड़ा भूचाल कह सकते हैं। ऐसा है हमारे लाइफ में कि लोगों को ये ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि मैं आईआईटीएन हूँ या मैं आईआईटी दिल्ली से पास आउट हूँ। लोग ये बोल रहे थे कि ये फर्जी आईआईटीएन है, ये कोई कैटेगरी वैटेगरी से होगा और यही रीज़न है कि ये यहाँ पे आ गया, या फिर ये आईआईटीएन है ही नहीं। कितने लोगों ने तो मुझे सामने में बोल दिया कि मतलब आप आईआईटीएन हो तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो फाइनली मुझे अपना डिग्री लगाना पड़ा। मैं अपने ऑफ़िस में मैंने अपना डिग्री प्रिंट आउट करवा के अपने ऑफ़िस में लगवाया, तब धीरे-धीरे लोगों को ट्रस्ट होना स्टार्ट हुआ कि मैं आईआईटीएन हूँ। नमस्कार, मेरा नाम जितेश भगत है और मैंने अपनी पढ़ाई आईआईटी दिल्ली से की। 2016 में मैं आईआईटी दिल्ली से पास आउट हुआ और उसके बाद से पिछले 7 सालों से मैं दरभंगा में पाठशाला इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, जहाँ पे बच्चों को मैं आईआईटी और मेडिकल की प्रिपरेशन करवाता हूँ। चूँकि मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट था, तो मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती थी, ठीक है? तो जो पहला एग्ज़ाम हुआ मेरा, फर्स्ट एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम रोज़ पब्लिक स्कूल में पहला एग्ज़ाम हुआ टर्मिनल 1, उसमें एक सब्जेक्ट को अगर देखा जाए हिंदी को, तो हिंदी में मैं बस पास हुआ था, बाकी जितने भी सब्जेक्ट थे सारे सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया था। चूँकि मुझे कुछ समझ नहीं आता था वहाँ पे, क्योंकि हर एक चीज़ इंग्लिश में चल रही होती थी और मैंने अपनी पढ़ाई उस समय तक हिंदी में करी थी। तो यही रीज़न है कि मैं हर सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो उसके बाद जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो हमारे पापा आते हैं मिलने के लिए। तो पापा हमसे मिलते हैं तो वो ये बोलते हैं कि बेटा, हम लोग बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और हमारी जो टोटल इनकम है उसका 50% तुम्हारे पढ़ाई में जा रहा है, और बावजूद उसके अगर ऐसा परफॉर्मेंस होगा तो हम लोगों को फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, मतलब कैसे हम लोग बियर कर पाएंगे ये चीज़। तो मैंने अपने फाइनेंशियल कंडीशन को समझा। आपको मैं बताऊं कि टर्म 2 जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में इन सब्जेक्ट्स में मैंने फुल मार्क्स ले आए, 50 में 50। वहाँ से मेरा पहला कॉन्फिडेंस का सीढ़ी स्टार्ट होता है। वहाँ मुझे पहला कॉन्फिडेंस मिला कि यार मैं कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है? उस बार मैं हर सब्जेक्ट में पास कर गया थैंकफुली। फिर उसके बाद आता है हमारे लाइफ में एक बहुत ही बड़ा सदमा कह सकते हैं आप, या बहुत ही बड़ा भूचाल कह सकते हैं। ऐसा है हमारे लाइफ में कि जब मैं क्लास 7th में था, टर्म 1 का मेरा जब रिज़ल्ट आ गया, उसके कुछ ही दिन बाद मेरे पिताजी गुज़र जाते हैं। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा सेटबैक था। क्यों? क्योंकि अभी तक पूरे फैमिली को सँभाल के, इंटैक्ट करके, मोटिवेट करके उन्होंने रखा हुआ था। बाकी लोग काफ़ी डिपेंडेंट थे उन पे। तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल आती है वहाँ पे। फिर मैं कैसे भी करके, मतलब हम लोग कैसे भी करके उससे उभरते हैं। फिर मैं मतलब अपना मेहनत करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, सब कुछ मेरा सही चल रहा होता है। और बस मैंने 2 महीने पढ़े थे क्लास 10th में और मेरा फाइनली 87.4% आया था 10th में, जो कि मैं सैटिस्फाइड था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत क्लास 10th में नहीं किया था। हमारे टाइम पे दरभंगा में अ, अभी जो फैसिलिटीज़ हैं, जिस टाइप की इंस्टीट्यूट्स अभी हैं, वो इंस्टीट्यूट्स उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। तो मुझे इसकी वजह से दरभंगा छोड़ के दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली गया, दिल्ली में एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हुआ। फिर वहाँ पे मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। वहाँ भी ऐसा था कि आईआईटी मैं उस टाइम पे एआईट्रिपल ई और आईआईटी होता था, मतलब जेईई मेन और जेईई एडवांस नहीं होता था। तो मेरे मन में तो आईआईटी था। अब मेरे मन में आईआईटी था, मेरे मन में इनफैक्ट क्लास 9 से ही आईआईटी था कि मुझे आईआईटी ही करना है। तो जब मैं दिल्ली में एडमिशन हुआ मेरे इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे एक्चुअली आईआईटी का पढ़ाई थोड़ा टफ होता है। जब स्टार्ट होता है, आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो चीज़ें जब स्टार्ट होती है तो बहुत ही वास्ट लेवल पे चीज़ें स्टार्ट होती है, मतलब फंडामेंटल से चीज़ें तो बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं होती। तो जो पहला एग्ज़ाम हुआ मेरा, करीब ढाई या 3 महीने के बाद एग्ज़ाम हुआ, तो फर्स्ट एग्ज़ाम। और फर्स्ट एग्ज़ाम में मैं आपको बताऊँ, मेरे टोटल मार्क्स आए थे 3। टोटल नंबर मेरे 3 आए थे, जो पहला एग्ज़ाम हुआ था। उसमें कुछ एक सब्जेक्ट में मैथ्स या किसी में तो मुझे नेगेटिव में भी मार्क्स आया था। तो उस टाइम पे मेरे मामा जी ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला, यार तुम पिछले 3 महीने से यहाँ पे हो, ठीक है? और तुम्हारा मार्क्स जो है वो ये 3 नंबर लेके आ रहे हो, इससे क्या होने वाला है? तो मुझे ये बहुत हिट किया ये बात। फिर ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत नहीं कर रहा था, मैं मेहनत कर रहा था, बट चूँकि कंटेंट जो जेईई एडवांस का होता है वो थोड़ा टफ होता है। तो धीरे-धीरे मैं एडजस्ट किया उन चीज़ों को, धीरे-धीरे
मैं चीज़ों को समझा कि मिस्टेक्स मेरे से क्या हो रहे हैं, ठीक है। फिर जो अगला एग्ज़ाम हुआ उसमें मेरा अच्छा मार्क्स आया और फिर उसके बाद मेरे मार्क्स अच्छे आने लगे कंटिन्यूअसली। फिर मेरी जेईई की जर्नी स्टार्ट होती है वहाँ से। अब बीच में वहाँ पे दिल्ली में भी एक प्रॉब्लम आता है मेरे साथ कि मुझे एक बहुत ही डेडली डिजीज़ हो जाता है। आपने ट्यूबरकुलोसिस का नाम सुना है, वो हो जाता है। तो अब मैं छोटा बच्चा गाँव का, मुझे तो पता ही नहीं था इस बारे में, है ना? और मैं काफ़ी डर गया कि मैं इससे कैसे उभरूँगा। तो मेडिकेशन से स्टार्ट हो जाते हैं और इसका कोर्स होता है, कुछ 10 महीने का कोर्स होता है। तो वो कोर्स भी चल रहा था और मुझे डर भी अंदर से लगा रहता था। वो काफ़ी डिप्रेसिव फेज़ था मेरे लिए, मेरे लाइफ में, क्योंकि मुझे पता था कि पढ़ना तो है मुझे, करना तो मुझे ही है, क्योंकि पूरे घर वाले आस लगा के बैठे हुए हैं मेरे से कि बच्चा अच्छा है, बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। तो मुझे उसको भी कन्कर करना था कि मेरे बैकड्रॉप में हमेशा चलता रहता था कि अ, एक डेडली डिजीज़ है मेरे साथ और दूसरा ये है कि मुझे पढ़ना भी था। तो इन दोनों चीज़ों में लड़ाई होती रहती थी और फाइनली मैं मेहनत तो कर लेता था, लेकिन कुछ ना कुछ मेरा जो परफ़ॉर्मेंस है वो डाउन होता था। और यही रीज़न है कि जब मेरा पहला अटेम्प्ट होता है जेईई का, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं दिल्ली से ही एग्ज़ाम देता हूँ। अपने हॉस्टल में मैं रहता था, वहीं से गया था एग्ज़ाम देने, ठीक है? और उसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है, तो मैंने दोनों पेपर दिए एग्ज़ाम। अब उसमें एक एक समस्या आती है वहाँ पे कि जिस दिन एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम के रात को मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं रात भर ढंग से क्या, मैं सोया ही नहीं, रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। इतना डर मुझे लग रहा था कि कल क्या होगा? ये एग्ज़ाम का फ़ोबिया था, इसी वजह से मुझे डर लग रहा था। और एक गलती मैंने यहाँ पे ये किया किया था कि मुझे अपने पेरेंट्स के पास चला जाना चाहिए था। मतलब मैं अपने मामा जी के पास जा सकता था और उनके साथ मैं जा सकता था एग्ज़ाम देने को। तो शायद ये डर मुझे नहीं लगता। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम हो गया, लेकिन एग्ज़ाम मुझे लगा कि अच्छा हुआ, एग्ज़ाम बहुत बुरा नहीं हुआ, ठीक है? मुझे लगा कि एग्ज़ाम अच्छा हुआ, मुझे ये उम्मीद था कि शायद सिलेक्शन हो जाना चाहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मैं एग्ज़ाम देके वापस घर आ गया। फिर घर पे थोड़ा छुट्टियों का टाइम था, तो थोड़ा-सा मैं खेलना-कूदना एन्जॉय कर रहा था। फिर जब रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट मैंने नहीं देखा, मेरे एक फ्रेंड ने देखा। उस फ्रेंड ने रिज़ल्ट देखा और रिज़ल्ट, मैं एक्चुअली फ़ोन पे बात कर रहा था उससे, तो उसने बताया, "जितेश भाई, इस बार नहीं हो पाया।" और ये जो सेंटेंस था, ये मेरे लिए काफ़ी पेनफुल सेंटेंस था, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत किया हुआ था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। बट मेरा 5 नंबर से रह गया था। लगभग 202 के आस-पास कट ऑफ थे और मेरा 197 मार्क्स आया था। तो मेरा 5 नंबर से उस बार सिलेक्शन रह गया था। ये 2011 की बात है। जेईई 2011 की बात है। फिर जो अगला 5 दिन 6 दिन था, वो बहुत ही स्ट्रेसफुल रहा। घर में सब लोगों को उम्मीद था कि बच्चा टैलेंटेड है, निकाल लेगा, बट नहीं हो पाया। तो मैं इसको धीरे-धीरे डाइजेस्ट किया, 4-5 दिन बहुत पेनफुल रहा, लेकिन फिर मैंने अपने अंदर स्ट्रेंथ डेवलप किया और मैंने सोचा कि अब 1 दिन और वेस्ट करना मेरे लिए ये होगा कि मैं 1 दिन भी अगर वेस्ट करता हूँ, तो रेस में फिर से मैं पीछे हो जाऊँगा। तो मैंने इमीडिएट प्लान बनाया और मैं निकल गया बाहर फिर दिल्ली के लिए। दिल्ली आया तो दिल्ली में फ़ीस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ज़्यादा मुझे बताए जा रहे थे, तो फिर मैं कोटा चला गया। कोटा में एक इंस्टीट्यूट में मुझे लगभग 100% स्कॉलरशिप मिल गया बेस्ड ऑन माय मार्क्स। अब मेरा एक ही मोटिव था वहाँ पे, मेरा मोटिव ये था कि मुझे 1 साल तक, चाहे जो बीमारी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, मुझे 1 साल तक सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करनी है। और मुझे ना तो घर से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात रखना है और ना ही मुझे रिलेटिव्स का ज़्यादा कोई ताल्लुकात रखना है, फ्रेंड्स को भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रखना है अपने में। तो मैंने एक वही कोचिंग जॉइन किया था। मेरा एक ही रूटीन था कि कोचिंग जाना है, कोचिंग से आना है और बाकी टाइम मैं, मेरा टेबल, मेरा चेयर और मेरी बुक्स, और मैं बस पढ़ाई करता रहा। मैंने सोच लिया कि मैं 1 साल तक हिलूँगा नहीं, ना तो मैं घर जाऊँगा और ना ही मैं किसी भी रिलेटिव्स के पास जाऊँगा। अब आती है एग्ज़ाम की बारी। एग्ज़ाम वही 4 अप्रैल को एग्ज़ाम था, 2012 की बात है। मैं दिल्ली आ गया, मेरा सेंटर दिल्ली था। मैंने सेंटर जानबूझ के दिल्ली चुना था कि ये पहले से डिसाइडेड था कि मुझे पेरेंट्स के पास रहना है उस रात को, जिस दिन अगले दिन एग्ज़ाम होना है। तो मैं मामा जी के पास चला गया, वहाँ रुका रात को, अच्छे से खाना-वाना खा के प्रॉपर अच्छे से आराम से सोया मैं। सुबह आराम से टाइम से उठता हूँ, मामा जी मेरे को ड्रॉप करते हैं। अब मेरा जो सेंटर था वो जेएनयू केंद्रीय विद्यालय में था दिल्ली में, और जेएनयू से रोड क्रॉस करके ही आईआईटी दिल्ली है। अच्छा, पेपर 2 शिफ्ट में होता है, 9 से 12 और 2 से 5। तो मेरे मामा जी ने मुझे ये बोला कि बेटा तुमको अगले 6 घंटे में सिर्फ़ ये रोड क्रॉस करना है। अगर तुम ये रोड क्रॉस कर लेते हो अगले 6 घंटे में, तो तुम इस आईआईटी दिल्ली में पहुँच जाओगे।
तो मेरा पेपर वन हुआ, पेपर वन में थोड़ा टफ था पेपर, तो पेपर वन बहुत अच्छा नहीं गया, मैं थोड़ा उदास था पेपर वन से। तो फिर मैं मामा जी के साथ उनके घर गया, खाना वाना खाया, थोड़ा उन्होंने मुझे मतलब मोटिवेट किया कि कोई नहीं बेटा, अभी पेपर टू है, पेपर टू में अच्छा कर सकते हो। तो मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि पेपर वन आपका खराब हो तो परेशान नहीं होना है, फ्रेश होइए, रिफ्रेश होइए और पेपर टू दीजिए। पेपर टू मैंने दिया और मेरा पेपर टू पेपर वन से कहीं ज़्यादा अच्छा हुआ और मुझे ये पता चल चुका था कि मेरा सिलेक्शन अब हो जाएगा। जब मैं फिर वापस गया घर पे तो मैंने अपने मामा जी को बोला कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उन्होंने बोला कि पक्का? तो मैंने बोला आप मुझे कागज़ दे दो, मैं कागज़ पे लिख के दे देता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने उस कागज़ पे लिख दिया, साइन कर दिया कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, रैंक क्या आएगा ये मैं नहीं बता सकता, बट मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और फाइनली जब रिज़ल्ट आता है तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है। मेरे जो रैंक आती है, ऑल इंडिया रैंक है, वो 3590 आती है और मेरी जो कैटेगरी है ओबीसी, ओबीसी में मेरा 480 रैंक आता है, जो कि सम्मानजनक रैंक है, बहुत अच्छी रैंक है। तो हम लोग काफ़ी खुश हुए, मतलब इनफैक्ट मैं तो मतलब उड़ रहा था हवाओं में, मैं बहुत खुश हो गया था और मेरे फैमिली में सब खुश हो गए, चारों तरफ एकदम खुशहाली का माहौल था। फिर फाइनली अब डिसीजन आती है कि आगे लाइफ में मतलब करना क्या है। तो अब ये था कि अब यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, मतलब आईआईटी तो पढ़ाई होगी ही और बाद में उसके यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है। बट जब मैं आईआईटी में गया तो धीरे धीरे होता क्या है लाइफ में, जब आप आगे बढ़ते हो तो आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती है। तो जब मैं आईआईटी में गया तो मैं 2012 से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि अब मुझे मतलब घर से पैसा जितना मिनिमम ले सकूं नहीं के बराबर लेना है। मैंने ये ट्राई किया था कि अपना पॉकेट खर्च तो एटलीस्ट मैं निकाल सकता हूं, तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। होम ट्यूशन पढ़ाता था, आसपास जो कोचिंग वगैरह थी वो पढ़ाता था, क्योंकि आईआईटी के आसपास में काफ़ी सारी कोचिंग्स भी है तो वहाँ पढ़ाता था। और बेसिकली मैं होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था। वहाँ से मुझे ठीक ठाक अर्निंग आने लगी और मुझे पढ़ाने में मज़ा आने लगा। और मेरा यूपीएससी का जो ड्रीम था वो धीरे धीरे साइडलाइन होने लगा। उसके पीछे एक सबसे मेजर रीज़न ये था कि मुझे ये पता था कि मुझे ये समझ में आ गया था कि यूपीएससी अगर मैं करता हूँ तो मेरा जो इम्पैक्ट एरिया होगा वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। और अगर मैं कुछ और करता हूँ, मैं चाहता था कि मेरा जो इम्पैक्ट एरिया है, मतलब जो इम्पैक्ट ऑडियंस है, मतलब जो मेरा इम्पैक्ट हो वो थोड़ा लंबा हो, थोड़ा बड़ा हो। और यही रीज़न था कि मैंने यूपीएससी को वाले आइडिया को ड्रॉप कर दिया और पढ़ाने में मुझे इंटरेस्ट आ चुका था। तो धीरे धीरे मेरे दिमाग में ये आ रहा था, थर्ड ईयर तक आते आते मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे पढ़ाना ही है और मुझे इंस्टीट्यूट ही डालना है। और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं दरभंगा में ही इंस्टीट्यूट डालूंगा। मेरा फोर्थ ईयर आ चुका था तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं दरभंगा में इंस्टीट्यूट डालूंगा। अब यहाँ पे था कि मैं इंस्टीट्यूट डाल रहा हूँ तो कुछ नाम ऐसा हो जो सबके जुबान पे तुरंत आए। तो मेरा एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि तुम पाठशाला नाम रख दो, तो मैंने फाइनली पाठशाला नाम रख दिया इसका। और हम लोग दरभंगा आते हैं, दरभंगा में 2016 में पाठशाला नाम से इंस्टीट्यूट स्टार्ट तो करते हैं लेकिन बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हैं। मैंने अच्छे से मार्केट को स्टडी किया और फाइनली मैंने 2018 में बहुत ही अच्छे से अपने कोचिंग को लॉन्च किया। बहुत अच्छे से एडवर्टीजमेंट के साथ मैंने लॉन्च किया। फिर 2018 में ही मैं अपना सेंचुरी पूरा करता हूँ, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे 100 पुर जाते हैं 2018 में, इनफैक्ट 100 से कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। वो मेरा पहला माइलस्टोन था। वहाँ से मुझे अब आगे बढ़ना था। फाइनली अभी जाके हम लोग काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं। हमारा इस साल का अगर बात करें 2023 का, तो 2023 जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट में हमारा बहुत ही शानदार जेई मेन में रिजल्ट रहा है और लगभग 13 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं जेई मेन में, जो जेई एडवांस का एग्ज़ाम देंगे। मैं आप लोगों के साथ 3 टिप्स शेयर करना चाहूँगा जो आपके प्रिपरेशन के जर्नी में बेनिफिशियल होगा। उसमें सबसे पहला चीज़ जो है वो है डिसिप्लिन। जब तक आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो तब तक आप उम्मीद नहीं करो कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट जो दूसरा आपको मैं बताना चाहूँगा, मोस्टली क्या होता है जो बच्चे पेपर दे रहे होते हैं उनसे पेपर कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो पाता है गिवन टाइम फ्रेम में। जैसे 3 घंटे का पेपर है तो बहुत बच्चे का प्रॉब्लम ये होता है कि वो 3 घंटे में चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उनका पेपर बच जाता है। इसके लिए मैं एक आपको बहुत ही शानदार टिप दे रहा हूँ कि आप जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, सपोज आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़े, मोल कॉन्सेप्ट आपका हो गया। जब आप मॉड्यूल बनाने के लिए बैठो तो आप उसमें क्लस्टर में क्वेश्चन उठाओ। जैसे आप अगर जेई के स्टूडेंट हो तो आप जेई के लिए 25 या 30 क्वेश्चन उठाओ और उसको 1 घंटे में सॉल्व करो। जितना टाइम आपको वहाँ पे मिलता है उतने ही टाइम फ्रेम में आप उसको सॉल्व करो और उसको एज अ टेस्ट लेके सॉल्व करो। थर्ड जो आपको मैं टिप देना चाह रहा हूँ वो ये है
कि आपको टेस्ट पेपर का माइक्रो एनालिसिस करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कोई नहीं करता है। अब ये माइक्रो एनालिसिस करेंगे कैसे? तो सबसे पहली बात कि आप टेस्ट, जैसे मान लो आपने टेस्ट नंबर 1 दिया, टेस्ट नंबर 1 में आपके मार्क्स जो भी आए XYZ, जो भी मार्क्स आपका आया, आप उसमें जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है और जो जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, उनको आप डायरी में मेंटेन करो प्रॉपर, और उसका रीजन लिखो बाकायदा कि क्यों वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना या क्यों वो क्वेश्चन गलत हुआ। अगले टेस्ट में आपको रटा हुआ होना चाहिए कि आपने लास्ट टेस्ट में क्या क्या मिस्टेक किया है, और अगले टेस्ट में आप उसको ये दिमाग में रखना कि इन मिस्टेक्स को मुझे रिपीट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो टचवुड आपको नेक्स्ट 4 to 5 मंथ में बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपके मार्क्स में, टेस्ट में, और बहुत ही अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू, और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।